नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। 9 जून का दिन न सिर्फ नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का ऐतिहासिक मौका होगा, बल्कि ये दिन भारत मालदीव के बिगड़े संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का मौका साबित हो सकता है। 9 जून को पीएम मोदी शपथ लेने वाले हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू उन विदेशी नेताओं में शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। न्योते को स्वीकार करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अपने संदेश में कहा कि वो पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हैं। दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति की यह यात्रा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी वजह यह है कि भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ महीनों में आई खटास है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के भीतर दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आई, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से हुई थी। 2023 में सत्ता में आई मालदीव की मुइज्जू सरकार का झुकाव चीन की ओर है। उनकी राजनीति भारत विरोध पर टिकी है। रिश्तों में तनाव का खामियाजा दोनों देशों को उठाना पड़ रहा है। चीन के हिंद महासागर इलाके में दखल बढ़ने से भारत की सुरक्षा पर खतरा है, तो वहीं मालदीव में भारतीय पर्यटकों के नहीं जाने से उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में ये दोनों देशों के लिए रिश्ता सुधारने का बड़ा मौका हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनका ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायने में अहम होने जा रहा है, क्योंकि पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में कई पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि मालदीव के बीच तनाव के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के अलावा भूटान, मॉरिशस और सेशल्स देशों के उच्च प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावनर के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात कर उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा था, जिसे मुइज्जू ने स्वीकार कर लिया। साथ ही उन्होंने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया और कहा कि इस ऐतिहासिक समारोह में भाग लेना उनके लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव भारत संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि इस यात्रा से प्रदर्शित होगा। राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने के लिए उच्चायुक्त को धन्यवाद दिया। मालदीव के राष्ट्रपति की ये यात्रा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद अहम है। इसकी वजह यह है कि भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ महीनों में काफी खटास आई है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के कई नेताओं ने विवादित बयान भी दिए थे। दरअसल 2023 में सत्ता में आए मालदीव की मौजूदा सरकार का झुकाव चीन की ओर है। उनकी राजनीति भारत विरोध पर टिकी है। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार में भारतीय सेना को देश से निकालने के मुद्दे को प्रमुखता से रखा था। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस काम को अपने एजेंडे में रखा है। अब भारतीय सेना की टुकड़ियां मालदीव से वापस आ चुकी हैं। इसके साथ ही हिंद महासागर इलाके में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन मालदीव में अपना सैन्य अड्डा बनाने की फिराक में है, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। चीन अपने कर्ज के मकड़जाल में मालदीव को फंसाकर अपना आर्थिक गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है, लेकिन भारत विरोध में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस खतरे से आंखें मूंदे बैठे हैं। मुइज्जू लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि भारत के साथ तनाव बढ़ाने का खामियाजा मालदीव को भी भुगतना पड़ रहा है। संबंध खराब होने की वजह से मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या भी घट गई है, जबकि मालदीव पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। ऐसे में पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह दोनों देशों के लिए संबंध सुधारने का एक बड़ा मौका है। अब देखना है कि भारत मालदीव इस मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो दोनों देशों की जो खटास है, क्या वो खटास अब मिठास में तब्दील हो सकती है? इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। दो विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ JS सोढ़ी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका, जय हिंद। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। करोड़ी सिंह जी, सर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के लिए जिन अतिथियों की सूची बनाई है उसमें हिंद महासागर के देशों का विशेष रूप से स्थान है और इसमें एक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। सर, भारत इससे क्या संदेश देना चाहता है? क्या मुइज्जू भी इस गंभीरता को समझेंगे? देखिए रिशु, शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना ये भारत की विदेश नीति नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी पहले की नीति का भाग हो सकता है। लेकिन ये नीति आने से पहले भी जब पहली बार शपथ ग्रहण किया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में, तब भी उन्होंने साउथ एशिया के देशों के अध्यक्षों को बुलाया था। तो एक ये लोकाचार और आदर्श हो सकता है। जो यथार्थ का धरातल है वो राष्ट्रीय हित से गाइड होता है। और भारत जितने ये छोटे देश हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इनके जो प्रजातांत्रिक राजनीति है, किसी न किसी रूप में भारत एक मुद्दा रहता है। कुछ राजनीतिक दल हैं वो भारत के समर्थन, वो चाहते हैं कि भारत के साथ भारत एक बड़े भाई की तरह है, भारत हमारे विकास में सहयोगी हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक समूह ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि भारत से बहुत आशंकाएं हैं, भारत अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तो इस तरह का एक तरह का ध्रुवीकरण की सी स्थिति रहती है। लेकिन ये बुलाना नेबरहुड फर्स्ट की नीति के तहत बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हम भूटान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन हैं। लेकिन बांग्लादेश में भी जो विपक्षी दल हैं वो भारत के प्रति आशंकाएं व्यक्त करते हैं, भारतीय वस्तुओं को जलाने का काम भी कर रहे हैं। वहाँ भी भारत विरोधी एक भावना है। श्रीलंका में इतना ज्यादा नहीं है भारत विरोधी। नेपाल में भी कुछ राजनीतिक समूह हैं जो भारत विरोधी दृष्टिकोण रखते हैं और नेपाल में राजशाही को पुनः बहाल करने का आंदोलन है। उसमें कुछ ये मान के चलते हैं कि भारत उनको इंस्टिगेट कर रहा है। तो दोनों एक मिक्स्ड स्थिति है भारत की छोटे पड़ोसी देशों में, क्योंकि उसका कारण है एक बड़े और छोटे के बीच में रिश्ता होता है, वो उसको बराबर के धरातल पे कैसे लाया जाए, ये बहुत बड़ी। क्योंकि अगर बड़ा देश ज्यादा रुचि लेता है किसी के मामलों में तो वो ये सोचते हैं कि ये प्रभाव जमाना चाहता है, और अगर रुचि बिल्कुल नहीं लेता है तो वो ये कहते हैं देखिए ये बड़ा है, समृद्ध देश है, ये मदद नहीं करता, छोटों की मदद करनी चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में उनको किसी न किसी रूप में ब्लेम किया जाता है। लेकिन अभी जिस तरह से 7 देशों को बुलाया है उसमें 2 देश हैं वो भारत से कुछ दूर हैं। वो पूर्वी अफ्रीका की मेनलैंड से हजारों किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में है। मॉरिशस है, मॉरिशस में मेजोरिटी है, 52% के करीब हिंदू हैं, बाकी 29 के करीब क्रिश्चियन है, बाकी मुस्लिम और दूसरे हैं। एक सिसिली के राष्ट्राध्यक्ष को भी बुलाया है। सिसिली 1976 तक ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसके बाद स्वतंत्र हुआ, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है। और ये दोनों देश हैं, मॉरिशस और सिसिली, और तीसरा मालदीव। ये इंडियन ओशियन में ऐसे देश हैं कि भारत का सामरिक हित, केवल सुरक्षा संबंधी हित नहीं तो व्यापारिक हित है, उसको भी प्रभावित करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ सिसिली और मॉरिशस है वहाँ जो सोमालिया के समुद्री लुटेरे हैं वो जो व्यापारिक जहाज आते हैं उनको सामान्यतः लूटते रहते हैं। तो अगर भारत का इन देशों से अच्छा रिश्ता होगा तो भारत के सहयोग से समुद्री व्यापार है उसको निर्बाध तरीके से बढ़ाया जा सके। क्योंकि यूरोप से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक, फार ईस्ट एशिया तक व्यापार उधर से होता है दुनिया का। तो इस तरह के व्यापार की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है ये देश। भारत इंडियन ओशियन में है तो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने अभी ये बताया कि मालदीव के साथ हमारे रिश्ते कुछ महीनों से, जब से मोइजू आए हैं अक्टूबर 2023 से कुछ बिगड़े हैं। क्योंकि मोइजू
का जो चुनाव की रणनीति थी वो भारत विरोधी थी और उसमें वो जीत गए। इंडिया आउट का स्लोगन भी दिया था उन्होंने उस समय। तो जब प्रेसिडेंट जीत गए तो अपने जो स्लोगन थे या जो वादे थे वो पूरे करने थे और उसमें वो चीन की तरफ गया। तो सबसे पहले मोइजू ने विजिट किया, टर्की विजिट किया बनते ही। उसके बाद चाइना का विजिट किया, चाइना से बहुत लगभग 20 समझौते किए। तो उसके अगेंस्ट में भारत में एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला कि भारतीय मालदीव नहीं जाइए। उसे वहाँ के जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो लगभग पैरालाइज हो गई, बड़ा असर पड़ा। तो मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में भी कुछ स्टेटमेंट दिए, उनको बाद में हटाना पड़ा मालदीव को। तो हमारे प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप का विजिट किया। प्रधानमंत्री ने या हमारी नीति ये नहीं थी कि मालदीव का नुकसान करें, लेकिन अगर कोई डिग्नेटरी या सेलिब्रिटी या बड़ा नेता जाता है तो वो अट्रैक्ट करता है। तो लक्षद्वीप एक दूसरा डेस्टिनेशन बनने लग गया भारतीय टूरिस्टों के लिए। और हमारा सोशल मीडिया जो कि उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी, उसने इसको और एग्रीवेट किया तो रिश्ता और ज्यादा बिगड़े। बिल्कुल, सोशल मीडिया के जरिए भी जो रिश्ते हैं वो काफी बिगड़े। और ऐसे में अब क्योंकि अगर मोइजू यहाँ पर आते हैं तो रिश्ते सुधर सकते हैं। जी, मैं आऊंगी सर, कई बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला, कुछ और चीजें हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। लेकिन JS सोढी जी, सर क्योंकि मालदीव की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण है वहां भारत की उपस्थिति। लेकिन मोइजू ने जिस तरह से भारत विरोधी अभियान चलाया और उसके बाद अब दोनों ओर से सकारात्मक पहल हो रही है, शपथ ग्रहण के बहाने वो भारत आ सकते हैं, इसमें क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में स्थितियां जो हैं वो सुधरेंगी? जय हिंद रेशु जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ये जो भारतीय सरकार का निर्णय है सारे साउथ एशियन नेताओं को बुलाना, ये बहुत ही अच्छा एक कूटनीतिक निर्णय है, क्योंकि इससे 2 बड़ी चीजें हासिल हो रही हैं और इस 2 बड़ी चीजें दुनिया को दिखा पा रहे हैं। पहला कि हमारी जो पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीचे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी वो आगे भी चलेगी और हम भारत होते हुए सारे साउथ एशियन देशों के मित्र हैं। उनकी किसी भी आपदा में हम मदद करने के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, सबसे पहले होंगे। क्योंकि कभी भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए, हम सबसे पहले होंगे उनकी मदद करने के लिए। दूसरा, इस वक्त जब चीन भारत को जमीन से और समुद्र से हर तरफ से घेरा है, बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत के साउथ एशियन देशों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हों। पिछले कुछ सालों में कुछ ट्विटर हैंडल्स की वजह से इतने हमारे रिश्ते खराब हुए, स्पेशली मालदीव के साथ। और ये हमने देखा कि एक इंडिया ट्विटर हैंडल था जिसने ये पूरी कार्रवाई शुरू की और उसके बाद दोनों साइड से इतना बवाल मचा कि चीन को एक आसान प्लेटफॉर्म मिल गया मालदीव में एंट्री करने का। ऋषु जी, मैं आपके चैनल के जरिए, क्योंकि आपका विख्यात चैनल है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग उसे देखते हैं, मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा भारत में बसे हुए वो ट्विटर हैंडल से उन ट्विटर हैंडलों से कि आप ये जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं ये बहुत ही गंभीर चीजें हैं। आप ट्विटर पे लिख के 2 देशों के रिश्ते मत खराब करिए, क्योंकि भारत के ऊपर इस वक्त 2035 का टू फ्रंट वॉर की तलवार लटक रही है, जो चीन और पाकिस्तान मिलकर 2035 में टू फ्रंट वॉर करेंगे। जितनी प्रॉब्लम ये ट्विटर हैंडल क्रिएट करेंगे उतना भारत के लिए मुश्किल होगा और उतना चीन और पाकिस्तान को आसानी होगी। जैसे हमने हाल में देखा चीन किस तरह से मालदीव में आराम से एंट्री कर पाया। तो इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि संयम से और अक्लमंदी से काम लिया जाए, क्योंकि 2035 को सिर्फ 11 साल बचे हैं और हम सारे जानते हैं कि इस वक्त सैनिक शक्ति का पलड़ा चीन की तरफ भारी है। और अगर चीन की सैनिक शक्ति में पाकिस्तान का भी सैनिक शक्ति लगा दी जाए तो पलड़ा और चीन और पाकिस्तान का भारी हो जाता है। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कि भारत के रिश्ते सारे साउथ एशियन देशों के साथ अच्छे हों और इसमें भारतीय सरकार तो सारे अच्छे कदम कर रही है। हर आम नागरिक को भी ये कदम करने चाहिए कि हमारे रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि हमने देखा एक छोटी ट्वीट से, जो कि इंडियन ट्विटर हैंडल था, उसकी वजह से कितना बवाल मचा। और मैं आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी पहल है कि प्रेसिडेंट मोइजू आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वेरिंग इन के लिए। भारत और मालदीव को
पीछे की बातें भूल जानी चाहिए और आगे एक अच्छी दोस्ती के साथ चलना चाहिए, जैसे पहले कुछ सालों पहले भारत और मालदीव की अटूट दोस्ती थी। बिल्कुल, आपने ये कहा कि सारी जो चीजें हैं वो सबसे अधिक सोशल मीडिया की वजह से ही हुई, और ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अब एक तरीके से जो निर्णय लिया गया है ये कूटनीतिक निर्णय यहाँ पर है। लेकिन करोड़ी सिंह जी, क्योंकि हमने देखा भी कि मोइजू के अभियान और उनके साथ ही मंत्रियों की टिप्पणी के बाद भी भारत ने काफी धैर्य रखा था और कोई प्रतिक्रियात्मक टिप्पणी उस वक्त नहीं दी थी, और इस बीच डिप्लोमेटिक स्तर पर कोशिश जारी रही। क्या उसके असर अब दिखने लगे हैं, क्योंकि ताजा संकेत तो मोइजू की तरफ से भी सकारात्मक ही है? देखिए रिशु, ऐसा नहीं है कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया यही सकारात्मक है। इससे पहले भी 2 हफ्ते पहले मालदीव के विदेश मंत्री यहाँ आए हैं और भारत ने $50 मिलियन की सहायता दी है। उन्होंने कहा कि हमें सहायता दीजिए हमारा बजट प्रिपरेशन के लिए। तो रिश्ते की प्रक्रिया तो पहले से शुरू हो गई, लेकिन जैसा कि सोडी साहब ने बताया कि ये सोशल मीडिया या जो मीडिया पोर्ट्रियल है, थिंक टैंक परसेप्शन है और जो रियल पॉलिसी होती है, इन तीनों में सामंजस्य नहीं बैठता है तो जन सामान्य के सामने पॉलिसी आसानी से नहीं पहुंचती है और मीडिया और जो थिंक टैंक का परसेप्शन है वो जल्दी जन सामान्य में पहुंच जाता है जी। तो जन सामान्य में जो परसेप्शन क्या जो जिस तरह की न्यूज पहुंचती है उसके आधार पे वो किसी देश के बारे में ओपिनियन बना लेता है। और छोटे देश हैं वो वैसे ही आशंकित रहते हैं बड़े के बारे में, तो बड़ा देश छोटे को विश्वास दिलाए। यही भारत का प्रयास है कि हम हमारे छोटे मित्र राष्ट्र हैं उनके विकास में सहभागी बने, उनको विश्वास दिलाएं, उनको साथ लेके चलें। और इसीलिए वहाँ के बजट प्रिपरेशन के लिए $50 मिलियन की सहायता ऑलरेडी भारत ने कमिट कर ली है। तो रिश्ते तो सुधर रहे हैं, लेकिन चीन भी अपने प्रभाव का विस्तार कर, क्योंकि चीन का हित भी वहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो जितना आगे बढ़ चुके हैं उससे हम रिवर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन भारत अपने रिश्ते सुधार रहा है। और जैसा कि सोडी साहब ने सही कहा कि मीडिया को या सोशल मीडिया वालों को डोमेस्टिक मामलों में ठीक है वो कुछ कमेंट करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामले इतने संवेदनशील होते हैं, 2 राष्ट्रों के रिश्ते होते हैं वो, तो उनमें थोड़ा सा उनको रेस्ट्रेन या संयम बरतना चाहिए। बेसलेस कोई चीज वहाँ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसके रिपरकशंस होते हैं। और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया पे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, अगर वो कुछ डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है दूसरे देशों में भी, उससे रिश्ते सुधरने की बजाय बिगड़ते हैं। तो जो सोशल मीडिया वाले हैं उनको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि छोटे देश को साथ लेके चलना, उसको विश्वास में लेके चलना, ये भारत की प्राथमिकता है। आज से नहीं, प्रारंभ से ही भारत की ये प्राथमिकता रही है। लेकिन फिर भी तो हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे कभी न कभी कुछ न कुछ विवाद होता रहा है, और जो विश्वास के संकट के रूप में ज्यादा है, जेन्युइन कम होता है। तो ऐसी स्थिति में चाइना इसका फायदा उठाता है, क्योंकि चीन और भारत के संबंध भी बड़े डेलिकेट हैं। चीन और भारत के संबंधों में विवाद भी है, चीन और भारत के संबंधों में व्यापार भी बढ़ रहा है, चीन और भारत सहयोग भी कर रहे हैं, और चीन और भारत की प्रतिस्पर्धा है। तो इन देशों में जो चीन और भारत के संबंध हैं वो मैं ये कहूंगा कि प्रतिस्पर्धात्मक हैं, और चीन अपना प्रभाव बढ़ा के भारत का प्रभाव यहाँ कम करना चाहता है, जिसमें भारत का सामरिक और सुरक्षा संबंधी हित प्रभावित होता है। इसलिए भारत को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे से अच्छे रिश्ते हों, और उसी दिशा में ये 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाने का प्रयास किया है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, ये तो एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन इसको आगे परस्यू करें। और जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, वो आज आएंगी तो वो शायद बातचीत भी करेंगी, और एक दिन बाद 10 तारीख को शायद वापस जाएंगी, तो बीच में और बातचीत भी होगी। हो सकता है कि कुछ के साथ अपने डेलीगेशन आए उनमें भी बातचीत हो। तो केवल ये
सेरेमनी या ओथ टेकिंग सेरेमनी अटेंड करना पर्पज नहीं है, इससे बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। और मुझे लगता है कुछ न कुछ होगा और आगे बढ़ेंगे और इन देशों से रिश्ते हमारे अच्छे होंगे और हिंद महासागर बिल्कुल रिश्ते अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं ये एक सकारात्मक संदेश है, क्योंकि जे.एस. सोढ़ी जी जिस तरीके से अभी यहाँ पर करोड़ी सिंह जी ने भी कहा कि एक तो सोशल मीडिया को सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो अपनाना चाहिए, इसके साथ ही चीन की उन्होंने बात की कि चीन का हित भी वहां अधिक है, क्योंकि सर लेकिन जिस तरीके से मुइजू को भी चीन से उम्मीद थी उतना गर्मजोशी से उधर उनका सहयोग मिला नहीं। दूसरी ओर भारतीय नौसेना का वर्चस्व हिंद महासागर में लगातार बढ़ा है। सर क्या इससे भी मुइजू को अपनी पॉलिसी में बदलाव आया होगा, ये आप समझते हैं? ऋषि जी देखिए, माल्दीव एक बहुत छोटा देश है और वो पूरी तरह से जो उसका मेन सोर्स है पैसे का वो है टूरिज्म, और वो टूरिज्म के लिए जितना टूरिज्म आएगा उतना माल्दीव के पैसे के लिए अच्छा होगा, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा। तो जैसे ही भारत और माल्दीव के बीच में पिछले साल से तनाव बढ़े और भारत के बिल्कुल वहां पे पर्यटकों ने जाना बंद कर दिया, तो इसका एक ठेस तो लगा माल्दीव को। और क्योंकि भारत माल्दीव के सबसे पास में है तो ये संभव है कि जो लोग पहली बार बाहर जाना चाहते हैं वो दिल्ली आसपास के देशों में जाते हैं, क्योंकि खर्चा कम होता है, जाने का समय कम लगता है और एक कम खर्चे में वो एक विदेश कंट्री को घूम सकते हैं। बनस्पत उसके अगर किसी ने दूर से आना है, जैसे चीन से आना है, इजराइल से आना है, वो बहुत दूर पड़ता है उनको माल्दीव। तो भारत के पर्यटकों के नहीं जाने से माल्दीव को फर्क तो बहुत पड़ा है। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जहां तक माल्दीव और चीन की बात है, उनकी दोस्ती बहुत अटूट हो चुकी है। अभी 2-3 महीने पहले ही चीन और माल्दीव ने एक रक्षा समझौता साइन किया, जिसके तहत चीन ने बोला कि तुम्हें जो जरूरत है रक्षा की हम सामान आपको देंगे। हमने कहा कुछ समय पहले इजराइल ने भी TB2 बैरक्टर ड्रोन भेजे माल्दीव में। जहां तक माल्दीव की बात है, माल्दीव को चीन जैसे देशों का पूरा समर्थन है। अब ये हमारे लिए जरूरी है कि हम माल्दीव के साथ ऐसे कदम उठाएं, ऐसे रिश्ते दोबारा अच्छे करें, क्योंकि अगर हमारे और माल्दीव की तनाव बढ़ता रहेगा और चीन ज्यादा माल्दीव में ताकतवर होता रहेगा, तो वो दिन दूनी जब चीन अपना नौसेना का अड्डा माल्दीव में बना दे, और जिस दिन ये हुआ उस दिन भारत के लिए बहुत खतरे की घंटियां होगी। इसलिए मैं फिर कहूंगा, जैसे प्रोफेसर साहब ने भी सही कहा, कि बहुत जरूरी हो जाता है कि हर भारतीय सैनिक को संयम रखने के लिए, सोच समझ के ट्वीट करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस बनाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक विशाल देश हैं, बड़े देश हैं बनस्पत अपने साउथ एशियन नेबर्स के, और जो भी हम कदम उठाते हैं, साउथ एशियन नेबर्स जो है वो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, वो हमें हमेशा दूसरी नजर से देखते हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि दोस्ती का जो बड़ा कदम है वो हमारी तरफ से आना चाहिए। हमसे कोई भी गलत कदम उठेगा तो वो हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसका एक जीता जागता नमूना है पिछले साल जो भारत और माल्दीव में हुआ। लेकिन अब तो रिश्ते सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।